हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शो आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपने उपेंद्र सिंह के लेक्चर को। हम लोग बात कर रहे थे बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में, जिसका बैकग्राउंड जो है मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया था। मैं फिर से एक बारी छोटे ड्यूरेशन में रिपीट उसको कर देता हूँ आपके लिए। हमने ये पढ़ा था कि बुद्धा ने गौतम बुद्धा जी ने अपने हाथों से कोई भी किताब कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा था। जीते जी उनके सामने किसी भी टेक्स्ट या किसी भी ग्रंथ को नहीं लिखा था। उनके देहांत के बाद, जिसको हम कहते हैं महापरिनिर्वाण का इवेंट, उसके बाद जो उनके साथ उनके डिसाइपल्स जो रहे थे, जिन्होंने गौतम बुद्ध को खुद से अपनी आंखों से देखा था, अपने कानों से उनकी बातों को सुना था, समझा था, वो उनको टच कर पाते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे, उनके साथ मोनेस्ट्री में रहते थे, उन डिसाइपल्स ने, जिनमें से एक डिसाइपल था उनका फेवरेट शिष्य आनंद, उन सारे डिसाइपल्स ने मिलकर जब बुद्धिस्ट काउंसिल्स का गठन हुआ तब उनकी बातों को कंपाइल करा। और वो कंपाइल्ड जो टेक्स्ट थे, वो कंपाइल्ड जो गौतम बुद्ध जी की जो बातें थी, वो बने बुद्धिस्ट टेक्स्ट। यहाँ तक हमने बात कंप्लीट कर ली थी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। लास्ट बात हमने ये करी थी कि जो त्रिपिटक है, जो थ्री बास्केट्स या कलेक्शंस हैं, वो अलग अलग वर्जन्स यानी कि अलग अलग लैंग्वेज वर्जन्स में हमें देखने को मिलती है, जिसके हमने 3 नाम सुने थे। वैसे तो और भी हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर दे रखे हैं: पाली, चाइनीज़, तिब्बतन, प्राकृत। ठीक है, लेकिन उनमें से जो पाली त्रिपिटक है, मैंने आपको बताया था, जो थेरावाड़ा स्कूल का है, यानी कि हीनायान स्कूल का। और क्योंकि ये ओल्डेस्ट स्कूल है, और ओल्डेस्ट स्कूल का जो टेक्स्ट होगा, जो लैंग्वेज होगी, वही ऑब्वियसली बात है ओल्डेस्ट होगा। तो जो पाली त्रिपिटक है थेरावाड़ा स्कूल का, ये ओल्डेस्ट है तीनों त्रिपिटक में, जो भी लैंग्वेज वर्जन जो यूज़ करी गई है। यानी कि आप अलग अलग भाषाओं में फाइंड कर सकते हो बुद्धिज़्म के इन 3 बास्केट्स को, जिसको हम त्रिपिटक या त्रिपिटक कहते हैं: पाली, चाइनीज़, तिब्बतन। लेकिन उनमें से जो पाली त्रिपिटक हैं, और त्रिपिटक हमेशा हर लैंग्वेज के अंदर सेम ही रहेंगे दोस्तों, ऐसा मत सोचना कि ये 3 से 6 हो जाएंगे, 6 से 2 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। रहेंगे तो ये यही सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। लेकिन ये जो हम शब्द बोलते हैं ना, सुत्त, विनय और अभिधम, ये पाली त्रिपिटक के अंदर हम ये बोलते हैं। चाइनीज़ भाषा में या तिब्बतन भाषा में या प्राकृत भाषा में इनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी बदल जाती है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम प्रॉपर इन त्रिपिटक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, त्रिपिटक के बारे में मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूनम दलाल दहिया के अंदर जब लेक्चर लिया था बुद्धिज़्म जैनिज्म का, तब आपको मैंने बताया था। उपेंद्र सिंह के अंदर भी जब हम बुद्धिज़्म जैनिज्म के चैप्टर को करेंगे तब मैं आपको और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताऊंगा। लेकिन जब हम पूनम दलाल दहिया का लेक्चर कर रहे थे, आप लोगों को याद होगा क्लास 12th की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, जिसकी प्लेलिस्ट ट्रू आईएएस पर अवेलेबल है, तो वहाँ पर जो बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म का चैप्टर है, वहाँ पर एक पिंक कलर का बॉक्स गिवन था। और मैंने आपको बताया था डैट इज़ द बेस्ट बॉक्स। अगर आप दुनिया में किसी भी किताब से इंफॉर्मेशन शॉर्ट तरीके से, क्रिस्प तरीके से जानना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, कि एक लाइन के अंदर थोड़ी बहुत डिटेल के साथ आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, लेकिन वहीं पर क्रिस्प और शॉर्ट तरीके से साइमल्टेनियसली जानना चाहते हो कि ये है क्या, व्हाट इज सुत्त पिटक, व्हाट इज विनय पिटक, व्हाट इज अभिधम पिटक, तो क्लास 12th की वो जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, बुद्धिज्म जैनिज्म का जो उसके अंदर चैप्टर है, और पिंक कलर का जो बॉक्स गिवन है जिसके अंदर ये त्रिपिटक के बारे में समझाया हुआ है, 3 बास्केट 3 कलेक्शन के बारे में समझाया हुआ है, डैट इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन एवर जो आप फाइंड कर सकते हो कहीं भी। ठीक है, लेकिन कोई चिंता करने वाली आप लोगों को बात नहीं है, वो सेम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस लेक्चर में भी सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। आज का लेक्चर डेडिकेटेड हमारा इसी बात के ऊपर होने वाला है कि ये 3 बास्केट्स, ये जो 3 कलेक्शन है, ये है किस बारे में। तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि जैसा मैंने लास्ट लेक्चर वाइंड अप करा था ये बोलते हुए कि 6th सेंचुरी बीसी में जो आम लोगों की जो भाषा थी, जिसमें लोग बोलचाल करते थे, उस भाषा को समझते थे, वो थी पाली लैंग्वेज। ठीक है, पाली भाषा जो थी वो आम लोगों की भाषा थी। तो ये एक प्रकार से लिटरेरी लैंग्वेज थी, जिसमें आप ऐसा बोल सकते हो कि लोग इसको बात करने के लिए तो यूज़ करते ही करते थे, लेकिन उस ज़माने के बड़ी सारी चीज़ें जो लिखी जाती थी, जो टेक्स्ट कंपोज करे जाते थे, वो इसी भाषा में करे जाते थे। और भी भाषाओं में होता था, प्राकृत में भी होता था, लेकिन प्रायोरिटी वाली जो लैंग्वेज थी वो पाली थी। ठीक है, इसलिए आपको ये जो पाली त्रिपिटक है ना,
मतलब जो पुराना, सबसे पुराना जो त्रिपिटक का जो वर्जन है वो आपको पाली भाषा के अंदर देखने को मिलता है। तो पाली एक लिटरेरी लैंग्वेज थी। और इसकी डेवलपमेंट कैसी हुई, हमें राइटर बता रहे हैं कि इट डेवलप्ड आउट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ डायलेक्ट्स। अलग अलग जो डायलेक्ट्स होते थे लैंग्वेज लिखने के, जो बेसिकली कलाएं होती हैं, बहुत सारी अलग अलग भाषाओं के डायलेक्ट्स के मिक्सचर से ये पाली लैंग्वेज बनी। और वो भाषाएं, वो डायलेक्ट्स, या फिर आप पर्टिकुलरली कह लो कि पाली लैंग्वेज जो है वो कहाँ बोली जाती थी, वो बोली जाती थी ईस्टर्न इंडिया में। अगर आप जाओगे तो जो मगध रीजन जो था या मगध एरिया जो था, ठीक है, जिसके साथ एसोसिएटेड एक बड़ा फेमस एम्पायर भी था, डैट इज मौर्यन एम्पायर। मगध रीजन में ही था ना, मगधन एम्पायर भी हम इसको बोलते थे। तो वहाँ पर जो है ईस्टर्न इंडिया के अंदर इस लैंग्वेज की डेवलपमेंट जो है वो होना उसकी शुरुआत हुई थी 6th सेंचुरी बीसी से थोड़ा सा पहले। लेकिन एपेक्स पॉइंट पर जो राइज हुई थी वो 6th सेंचुरी बीसी के टाइम पे इसका प्रचलन जो है वो शुरू हुआ था पाली लैंग्वेज का। अब जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम इस डायग्राम को तो देख ही चुके हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। जो तिपितक है, या जिसको मैंने आपको बताया था कि आप तिपितक कह लो या आप त्रिपितक कह लो, एक ही बात है। उसके अंदर 3 बुक्स हैं, ठीक है। 3 मतलब होता है 3, ठीक है। तो उसके अंदर 3 बुक्स आपको देखने को मिलती हैं। एक का नाम है सुत पितक, दूसरे का नाम है विनय पितक, और तीसरे का नाम है अभिधम पितक। ये पितक का मतलब दोस्तों, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसका मतलब कुछ नहीं होता है। इसका मतलब कोई टेक्स्ट होता है जो कि एक कंपाइलेशन फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। अब कंपाइलेशन क्यों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक राइटर का नाम बता दो कि सुत पितक किसने लिखी, विनय पितक किसने लिखी, अभिधम पितक किसने लिखी, एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं। आप अगर ये सोच रहे हो कि ये 3 बुक्स हैं और इनके मैं आपको 3 राइटर्स के नाम दे दूं, तो एक कोई राइटर पहली बात इनका था ही नहीं। आपको प्रीवियस लेक्चर रिकॉल करना चाहिए जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि बुद्धिस्ट काउंसिल्स का जब गठन हुआ था, अलग अलग राजाओं ने जब वो फंडिंग करी थी, ठीक है। जब बुद्धिस्ट काउंसिल का गठन हुआ था, अलग अलग राजाओं ने जब बुद्धिस्ट काउंसिल्स की फंडिंग करी थी, उस टाइम पर अगर हम ये मान के चलें कि जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसमें फर्स्ट हैंड लोग थे। और मैंने फर्स्ट हैंड लोग का आपको मतलब बताया था, जो बुद्धा के साथ ओरिजिनली रहे थे, उनके शिष्य, उनके बुद्धिस्ट संघ का पार्ट थे, मोनेस्टिक डिसिप्लिन का पार्ट थे। बेसिकली उनके साथ मोनेस्ट्रीज में दिन रात उठना बैठना था गौतम बुद्ध के साथ, जिन लोगों का, जिन मंक्स और नन्स का, ठीक है। तो वहाँ पर सबके आइडियाज़ के इनपुट्स को लेकर कि हाँ भाई आपने क्या सुना था, गौतम बुद्ध ने आपसे एक दिन पर्सनली क्या था, क्या कहा था, क्या ज्ञान दिया था। आम लोगों से भी, ज़रूरी नहीं है सिर्फ उसके अंदर, उस महफिल के अंदर से मंक्स और नन्स ही आए थे, लेकिन आम लोगों से भी जिन्होंने गौतम बुद्धा को देखा था, सुना था, तो उन सारे लोगों के बेसिकली इनपुट जो हैं वो अलग अलग बुद्धिस्ट काउंसिल्स में लिए गए। और वहाँ से जाकर एक प्रॉपर जो है, एक आप कह सकते हो वॉल्यूमिनस किताबें या टेक्स्ट बनना शुरू होते हैं, ग्रंथ बनना शुरू होते हैं, जिसको हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहते हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर कहते हैं। और उसी के ये 3 पार्ट हैं, सुत पितक, विनय पितक और अभिधम पितक। अब आप कहोगे कि सर बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर हम इसके बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इन 3 बास्केट्स का, या फिर इन 3 टाइप। अब ये बास्केट दोस्तों कोई सच में कोई बास्केट नहीं है ये, ठीक है, सच में ये कोई टोकरी नहीं है। बास्केट का मतलब होता है 3 टाइप की बुक्स विद रिगार्ड टू बुद्धिज्म, एंड दोज विच आर एसोसिएटेड विथ टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा, ठीक है। तो अब आपका जो सवाल हो सकता है मेरे से वो ये हो सकता है कि सर जब बुद्धिस्ट टेक्स्ट को आप ये बता रहे हो कि किसी राइटर ने नहीं लिखा, तो हम ये 3 पितक की बात करते क्यों है, ये 3 कंपाइलेशन बुक्स की बात करते क्यों है, कैटेगराइजेशन की बात क्यों करते हैं। तो दोस्तों ऐसा था, गौतम बुद्ध की जब सारी बातों को बुद्धिस्ट काउंसिल्स के अंदर कंपाइल करके सारे मंक्स एंड नन्स ने अलग अलग बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर जब बताया, तो उससे ये निकल कर आया कि क्यों ना गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को हम 3 पार्ट्स में कंपाइल करें, ठीक है। सुत पितक, विनय पितक और अभिधम पितक। और इन्हीं 3 कैटेगराइजेशन को हम लोग कहते हैं पितक, यानी कि बास्केट, ठीक है। ये कंपाइलेशन बुक्स हैं और कुछ भी नहीं। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सच में टोकरी की बात हो रही है क्या, ये गौतम बुद्ध जो टोकरी यूज करते थे इसमें अलग अलग चीजें रखते थे क्या, उसकी बात हो रही है, जी नहीं। हम टोकरी की फॉर्म में उसको सिंबलाइज इसलिए करते हैं क्योंकि पितक का मतलब जो होता है, जो मीनिंग होता है वो बास्केट होता है, लेकिन यहाँ पर बास्केट का मतलब है कंपाइलेशन वाली बुक्स, ठीक है। अब
सुत्त पितक के अंदर कुछ जो बातें थी वो सिमिलर थी, इसलिए सुत्त पितक के अंदर मतलब सुत्त पितक की कैटेगरी एक बनाई गई, किताब की कैटेगरी बनाई गई। सिमिलरली विनय पितक के अंदर कुछ बातें जो है वो कॉमन तरीके से डाली गई, कुछ बातें जो है वो अभिधम पितक के अंदर डाली गई। एक बात आपको जो याद रखनी है वो इंपॉर्टेंट ये है कि अमंग्स दीज पितक्स जो अभिधम पितक है वो लास्ट में कंपाइल करा गया था, ये सबसे लास्ट था इन तीनों पितक में से। ठीक है, और अगर आपको फर्स्ट सेकंड जानना है तो मैंने ऑर्डर में ही लिख रखा है। फर्स्ट सबसे पहले आया था सुत्त पितक, सेकंड विनय पितक, और अभिधम पितक लास्ट था जो कि थर्ड आया। इसके बाद कोई पितक नहीं आया कभी भी, ये चीज याद रखना। ठीक है, अब आप मुझसे बोलोगे कि सर ठीक है, वर्ड्स की इंटरप्रिटेशन तो आपने हमें बता दी, लेकिन ये भी तो बता दो कि इन तीन किताबों में जो आप कह रहे हो कि सिमिलर जैसी चीज़ें जो मिलती जुलती थी उसकी कैटेगरी बनी सुत्त पितक की, सिमिलर चीज़ें जो मिलती जुलती थी उसकी कैटेगरी बनी विनय पितक की, सिमिलर चीज़ें जिनके अंदर बहुत सारी सिमिलरिटी थी वो बना अभिधम पितक। तो है क्या ये, इसके अंदर दे क्या रखा था? तो चलो अब इस चीज़ को हम लोग डिकोड करते हैं। सबसे पहले सुत्त वर्ड का मतलब समझते हैं सुत्त पितक की तरफ जाने से पहले। बुद्धिज्म के कंटेक्स्ट में या बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के कंटेक्स्ट में सुत्त जो है, सबसे पहले आप इतना समझो कि वो एक संस्कृत शब्द से बोरो करा गया है। सुत्त जो शब्द है, और कौन सा शब्द है ये पाली के शब्द है, ये सुत्त, विनय और अभिधम। ठीक है, ये संस्कृत शब्द से बोरो करा गया सुत्त, और सुत्त का मतलब होता है सूत्र। और आप जानते होगे अभी तक, जैसे हमने धर्मशास्त्र पढ़ा, रामायण पढ़ी, महाभारत के लेक्चर्स में हमने उनके टेक्स्ट को देखा। मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी चीज़ जिसको संस्कृत में सूत्र कहा जाता है ना, तो वो बेसिकली एक कंपाइलेशन ही होती है। ठीक है, और उसमें कोई एक इंसान उसको पूरा का पूरा कंपाइल करते, ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। यानी कि बहुत सारे लोगों के हाथ लगते हैं कंपाइलेशन में, अलग अलग वक्त में, अलग अलग ज़माने में, अलग अलग सेंचुरीज में। अब है क्या सुत्त पितक? सुत्त पितक दोस्तों बुद्धिज्म के कंटेक्स्ट में उन टेक्स्ट को माना गया है जिसमें ऐसा जो है ऐसी चीज़ें डाली गई हैं जो माना जाता है कि गौतम बुद्धा जी ने खुद कही थी वो। यानी कि यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हो कि गौतम बुद्ध जी की ओरिजिनल टीचिंग्स जो हैं वो जिस टेक्स्ट के अंदर, वो जिस कैटेगरी के अंदर कंटेंट हैं, भरी हुई हैं, वो है सुत्त पितक। अब हुआ क्या था, बहुत सिंपल सा रीज़न है जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ये हैं सारे, मान लो मंक्स और नन्स, ये सारे के सारे जो बैठे हुए हैं, ठीक है, ओपन गार्डन में बैठे हुए हैं। गौतम बुद्ध रोज शाम को या रोज सुबह आते होंगे और इनको ज्ञान देते होंगे। गौतम बुद्ध जब तक रहे, और इनलाइटनमेंट की प्राप्ति के बाद जब उन्होंने सोचा कि हम लोग सब लोग एक संघ बनाते हैं, गण बनाते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जीवन की सच्चाई को मैंने अपने अंदर से खोज निकाला, मैं ये रास्ता दूसरे लोगों को भी सिखाऊं। तो जो उनके साथ जुड़ते चले गए, तो गौतम बुद्ध जीते जी उनको वो ज्ञान देते होंगे। अब वो ज्ञान डेली चलता होगा, वीकली चलता होगा, ऑल्टरनेटिव डे पे चलता होगा, दिन में 2-2 3-3 बार चलता होगा, वो हमें नहीं पता कि कब कब महफिल जो है वो गौतम बुद्ध लगाते थे अपने शिष्यों के साथ, ठीक है, अपने डिसाइपल्स के साथ या मोनास्टिक डिसिप्लिन में आने वाले लोगों के साथ। तो ये सिलसिला चला होगा, मान लो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, जब तक गौतम बुद्ध जिंदा थे, ठीक है, तब तक चला होगा ये सिलसिला पूरा का पूरा। अब वहां पर जितनी भी बातें गौतम बुद्ध ने कही थी, जीते जी तो मैंने आपको बताया, वो तो शिष्य उनके सिर्फ सुनते रहते थे। लेकिन अगर ये जो एक मंक है, आप इसकी उम्र मान लो कि इसने आज बुद्धिस्ट संघ को ज्वाइन कर रखा है, और ये मात्र सिर्फ 16 साल का लड़का है, ये नन है, ठीक है, और ये मात्र सिर्फ 18 साल की लड़की है, और आज ही आए हैं, और गौतम बुद्ध अगले 30 साल तक इनको जो है जीवन की सच्चाइयाँ, अलग अलग टीचिंग, सही गलत में फ़र्क, बहुत कुछ सिखा रहे हैं। तो जब आगे चलकर इनकी उम्र 46 ईयर्स, 48 ईयर्स हो गई, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, एक स्टोरी बता रहा हूँ, मान लो तब उस टाइम पर गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण अटेन कर लिया, उनका देहांत हो गया, उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब महफिल जमती है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की महफिल जमी, तो इन जो पुराने मंक्स को, यानी कि जो बहुत टाइम से, जिन्होंने ऑलमोस्ट अपना पूरा जीवन गौतम बुद्ध को देखते हुए दिन रात उनके साथ उठना बैठना करा, उनकी बातों को समझा, सीखा, खुद भी एनलाइटनमेंट की प्राप्ति करी, और हो सकता है ये मंक और ये नन
बोधिसत्वा बन गए हो। बोधिसत्वा दोस्तों कौन होता है? जो बुद्धिस्ट मंक्स या नन्स जो टीचर्स होते हैं उनको बोधिसत्वा कहा जाता है। लेकिन सिर्फ टीचर होना बोधिसत्वा नहीं होता। टीचर मतलब क्या? बुद्धिस्ट टीचिंग्स को दूसरों को ज्ञान देना। लेकिन सिर्फ ये बोधिसत्वा नहीं होता। बोधिसत्वा एक वो पर्सन होता है, इसको इसको भी मैंने आपको एनसीईआरटी में और पूनम दलाल दहिया में तमिलनाडु की बुक्स में मल्टीपल जगह पे इसको कवर करवाया हुआ है। बोधिसत्वा बुद्धिज्म के साथ एसोसिएटेड एक वो टीचर होता है या हो सकती है जिसने एनलाइटनमेंट को प्राप्त कर लिया हो, लेकिन अपने शरीर का त्याग वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको समाज का भला करना है। वो दूसरे लोगों को जीवन की सच्चाई से रूबरू करवाना चाहते हैं। वो मेटलिस्टिक मेंटेलिटी से जो है वो लोगों को बताना चाहते हैं कि इससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, तुम चाहो तो अपने आप में खुश रह सकते हो, हर चीज़ का आंसर तुम्हारे अंदर ही है, तुम अपनी सोल को उजागर कर सकते हो, तुम भी जो है परिनिर्वाण को अटेन कर सकते हो, तुम भी एनलाइटन बन सकते हो। तो उन्होंने अपने शरीर का त्यागना, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि मोक्ष की प्राप्ति जो है, एक प्रकार से निर्वाण की जो प्राप्ति है उसको रोक रखा है ताकि संसार में वो दूसरों का भला कर सके। ये टीचर्स होते हैं बोधिसत्वा। ठीक है, तो ऐसे लोगों को फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर बुलाया गया होगा। तो जो इन्होंने बातें कंपाइल करी, ठीक है, कि हाँ जी गौतम बुद्ध हमें ये बताते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे, ये कुछ भी हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। ठीक है, मंक कहेगा मैं अपने मन से ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ, नन कहेगी मैं अपने मन से ये चीज़ नहीं कह रही हूँ, ये गौतम बुद्ध ने मुझे खुद बताया था, ऐसा करा था, वैसा करा था। वो सारी बातों को जो गौतम बुद्ध ने खुद कही थी वो बना सुत्त पितक। तो आपका आंसर भी दिमाग में क्लियर होगा। अगर आपको ये डाउट हो रहा हो कि सर जब गौतम बुद्ध ने खुद से कुछ लिखा ही नहीं और अपने सामने कुछ लिखवाया ही नहीं, तो आप हमें ये कैसे बता सकते हो, या फिर ये किताबें हमें कैसे बता रही हैं कि सुत्त पितक के अंदर वो बातें लिखी हुई जो गौतम बुद्ध ने खुद कही थी? ये मैंने आपको एक अच्छी तरीके से एग्जाम्पल समझा दिया कि ये उनके महापरिनिर्वाण के इवेंट के बाद जो मंक्स और नन्स उनके सामने रूबरू होकर उठना बैठना उनके साथ करते थे, उनके मोनास्ट्री में शामिल थे, काफ़ी सारे साल उन्होंने बिताए, जो भी कुछ उन्होंने गौतम बुद्ध के साथ रहकर सीखा, वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर जाके अपना ज्ञान जो है, जो गौतम बुद्ध से उनको मिला था, उन्होंने स्प्रेड करा सारी महफिल में। और जब उन बातों को कंपाइल करा गया तो ऐसा माना गया हाँ ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ बोलना तो फितरत में ही नहीं है बुद्धिस्ट मंक्स और नन्स के, और वो भी ऐसी आत्मा कैसे झूठ बोल सकती है जो गौतम बुद्ध के साथ रही हो। क्योंकि आपको पता होगा हमने एक चीज़ और पढ़ी थी पूनम दलाल दहिया में, अगर आप रिकॉल कर सको, आपको याद है कुछ कुछ टाइम में एक महफिल होती थी, गौतम बुद्ध जो है वो करवाते थे उस महफिल को, कि जहाँ पर सबको कन्वेंस करना पड़ता था अपनी अपनी बातें के, कुछ गलत काम तो उन्होंने नहीं करा, कोई चोरी चकारी तो नहीं करी, कोई झूठ तो नहीं बोला, है ना, बताया था ना मैंने आपको। तो ऐसा करके हम ये मानते हैं कि इन लोगों ने जो भी बातें बताई थी उन बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर, वो सारी की सारी बातें सच थी, और जो कंपाइल्ड टेक्स्ट जो इसका बना वो बना सुत्त पितक। ठीक है, तो सुत्त पितक के अंदर चीज़ें लिखी कैसी हुई हैं? सुत्त पितक के अंदर बुद्धा की बड़ी सारी डिस्कोर्सेज जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब बुद्धा के डिस्कोर्सेज का यहाँ पर क्या मतलब है? बुद्धा के अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर जो उन्होंने अपने शिष्यों के साथ अलग अलग वक्त पर जो डिस्कशंस करी थी, जो उनके साथ डिबेट करी थी, जो उनको उजागर करा था, वो सारी बातें हमें डायलॉग की फॉर्म में यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब डायलॉग की फॉर्म में क्यों? क्योंकि जब इन शिष्यों ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर जब ये बताया, यानी कि जो लोग टेक्स्ट को कंपाइल कर रहे थे, एक जन होता था बताने वाला, एक जन होता था लिखने वाला, ठीक है, तो जब उनको बताया तो वो यही बोलते थे कि ओरिजिनली उसी फॉर्मेट में लिखो जैसे गौतम बुद्ध में समझाते थे। तो ये बोलते थे एक बार की बात है, मेरा 14-15 दिन तक गौतम बुद्ध जी के साथ ये वार्तालाप चला, उन्होंने ये कहा, मैंने ये आंसर करा, मतलब बी से बुद्धा, एम से मंक। ऐसी कोई नन बताएगी कि बुद्धा ने ये कहा, मैंने ये कहा, फिर बुद्धा ने ये रिप्लाई दिया, फिर मैंने ये रिप्लाई दिया, फिर ये कहेगा कि मैंने दूसरी बात बोली, बुद्धा ने उसके लिए ये रिप्लाई दिया। ये बातें जो ओरिजिनली जैसे वार्तालाप गौतम बुद्ध करते थे अपने शिष्यों के साथ, ये ऐसी ही डायलॉग की फॉर्म में लिखी गई है। और सुत्त पितक के अंदर हमें बहुत सारे डॉक्ट्रिनल इश्यूज जो हैं वो देखने को मिलते हैं, यानी कि फालतू बातें नहीं है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि गौतम बुद्ध जो हैं कुछ भी बात बोल रहे तो हर एक शब्द जो है आपको याद रह जाएगा, उनकी स्माइल भी आप यहाँ पर लिख रहे हो, फालतू बातें नहीं, डॉक्ट्रिनल इश्यूज, मतलब जिस पे डिबेट बनती है,
जो संसार के अनकहे अनसुने राज हैं, अपने मन के अंदर जो हमारे राज है, अपनी सोल को उजागर कैसे करा जाए, इनलाइटनमेंट की प्राप्ति कैसे करी जाए। तो अलग अलग शिष्यों को, अलग अलग लोगों को जिस प्रकार का ज्ञान बुद्धा ने अपने सामने बिठाकर, वन टू वन डिस्कशन करवाकर, महफिल में सारे लोगों को बिठाकर जो भी चीज़ें बोली, वो सारे मंक्स और नन्स ने यहाँ पर आके बताई। और वो जाकर जब बुद्धा वन टू वन सबके साथ डिस्कशन करते थे, या ऐसा मान लो कि छोटे से ग्रुप में, बड़े से ग्रुप में जो डिस्कशन करते थे अपने सारे शिष्यों के साथ, वो जाकर कंपाइल्ड फॉर्म में जो किताबें बनी उसको बोला गया सुत्त पिटक। आई होप आपको सुत्त पिटक समझ में आया होगा। बताओ कोई दिक्कत? गौरव, मयूर, प्राची, ठीक है आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है दोस्तों विनय पिटक की, ठीक है। अब विनय पिटक की किताबों में क्या गिवन है? विनय पिटक के अंदर ना रूल्स गिवन है मंक्स के लिए और नन्स के लिए, जो भी बुद्धिस्ट संघ का पार्ट थे, ठीक है, यानी कि मोनेस्टिक ऑर्डर। और मैंने आपको बुद्धिस्ट संघ के बारे में प्रीवियस लेक्चर में बता ही दिया था कि जब गौतम बुद्ध ने एनलाइटनमेंट की प्राप्ति करी थी, सबसे पहला ज्ञान उन्होंने किसको दिया था? अपने 5 शिष्यों को दिया था। लेकिन वो उन लोगों ने सोचा अरे यार ये क्या फालतू बातें कर रहे हैं यार ये, क्योंकि उनको गौतम बुद्ध की इतनी हाईली एनलाइटिंग बात समझ में नहीं आई। जैसे अगर हम ये मान के चले अपने आप को कि हमें जीवन के बारे में बहुत कुछ नहीं पता, आत्मा के बारे में बहुत कुछ नहीं पता, सोल को एनरिच कैसे करना है इसके बारे में बहुत कुछ नहीं पता, और कोई हमसे व्यक्ति आकर जो बहुत सच में ज्ञानी हो लेकिन वो हाईली फिलोसफिकल बातें हमसे करने लग जाए, तो हम ये सोचेंगे भाई क्या बोरिंग बातें कर रहा है, कुछ भी बातें पल्ले नहीं पड़ रही इसकी। तो गौतम बुद्ध जो है एनलाइटनमेंट की प्राप्ति के बाद, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो फर्स्ट टाइम जब उन्होंने किसी को ज्ञान दिया तो वो थोड़े से असमर्थ रहे, ठीक है, उनको वो सिखाने में। फिर उन्होंने आगे चलकर ये सोचा कि जब मैं फिर किसी को भी अब कुछ भी सिखाऊंगा तो थोड़ा सा उसके लेवल पर आके मैं बात करूंगा जहां पर वो जीवन के जिस पहलू में वो अभी है वो इंसान, ठीक है। तो हम गौतम बुद्ध से ये वाली चीज़ भी सीख सकते हैं, जिसको हम एथिक्स में एक एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप जो है हर चीज़ की अगर आपको प्राप्ति हो भी गई हो, सब कुछ हो गई हो, तो आपको आपकी बातों से हर व्यक्ति फेमिलियर हो ही जाएगा। या फिर आप ईगो हर्ट कर लो कि भाई मैं किसी को कोई सही ज्ञान दे रहा हूँ, कोई मुझसे सुनने को तैयार नहीं है, तो आपको उसके लेवल पर आकर वो चीज़ आपको सिखानी पड़ेगी। तो इनिशियली आप कह सकते हो कि गौतम बुद्ध ने भी फेलियर का सामना करा था एनलाइटनमेंट की प्राप्ति के बाद भी। अपने 5 जो इनके 5 शिष्य थे वो उनको छोड़ के चले गए थे। फिर उन्होंने एक पूरा का पूरा मोनास्टिक ऑर्डर बनाया, यानी कि अलग अलग जगह पर ये लोगों को ज्ञान देने गए। जो इनके ज्ञान से फेमिलियर हुए, जिन्होंने इनकी फिर इज्जत करी, रिस्पेक्ट करी, और ये और समझना चाहते थे जीवन की सच्चाई को गहराई से, जिनको पल्ले पड़ रही थी गौतम बुद्ध जी की बातें, उन्होंने फिर ज्वाइन करा गौतम बुद्ध को। और इन सब ने मिलकर एक महफिल टाइप ऑफ, आप कह सकते हो कि एक ग्रुप टाइप ऑफ बनाया, जिसको हम कहते हैं बुद्धिस्ट संघ। और मोनेस्टिक ऑर्डर यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि गौतम बुद्ध अब ऐसा तो नहीं है कि सड़कों सड़कों पे लेकर इनको घूमेंगे, तो ये रहते थे एक मोनेस्ट्री में। और उस टाइम पर जो मोनेस्ट्री होती थी ना, जैसे मैंने ये एक ओरिजिनल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की फोटो लगा रखी है, ठीक है, ये जनरली पहले होती थी केव्स में। अब आप कहोगे सर ये कहाँ से केव लग रहा है, ये तो होटल लग रहा है, तो दरवाजे वरवाजे भी बने हुए हैं। तो देखो उस जमाने के जो राजा थे 6th सेंचुरी BC वगैरह के अंदर, वो गौतम बुद्ध को और उनके फॉलोअर्स को, सिमिलरली वर्धमान महावीरा को और उनके फॉलोअर्स को अंडर जैनिज्म, वो ना ऐसे केव्स जो है गिफ्ट करते थे, और प्रॉपर अच्छे से इंटीरियर स्ट्रक्चर वगैरह बनाकर, दरवाजे बनाकर, खिड़कियां बनाकर, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन वगैरह हो, बारिश के दिनों में वो रुक सकें। वो एक तरीके से उन राजा रानियों का एक जेस्चर होता था कि हमारे पास ऊपर वाली की कृपा से अच्छी खासी कमाई हो रही है, हम दान पुण्य करना चाहते हैं, तो अगर हमारा दान पुण्य इस प्रकार से हो सकता है कि हम आपको रुकने की जगह दे दें। देखो आपको भी पता है जो बुद्धिस्ट मंक्स और नन्स थे, चाहे वो जैना मंक्स और नन्स हो, इनको तो हाई फाई शौक है नहीं। अब तो ऑरेंज कलर का कपड़ा पहनना है, बाल मुंडवा लेने हैं, खाने का भी इंतजाम घर घर जाकर करना है, कोई एसी नहीं, कोई पंखा नहीं, कुछ नौकर चाकर कुछ भी नहीं अब इनको चाहिए। तो राजा रानियों को उस जमाने में ये लगता था यार इतना तो हम इनके लिए कर ही सकते ना, हमें दुआ मिलेगी। तो वो इनके लिए ऐसे केव्स का निर्माण अच्छा अच्छा कर देते थे,
पहाड़ को काट काट कर, गुफाओं को काट काट कर बहुत अच्छे अच्छे तरीके से इनको ये मोनेस्ट्रीज दे देते थे बनवाकर। तो जहाँ जहाँ मोनेस्ट्रीज में कुछ कुछ महीने तक गौतम बुद्ध अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने मंक्स और नन्स के साथ रुकते थे, अपने डिसाइपल्स के साथ रुकते थे, जो वो महफिल होती थी उसको कहते हैं बुद्धिस्ट संघ। ऐसे ही जैना संघ भी होते थे। ठीक है, अब क्या होता है, बात करते हैं विनय पिटक की। विनय पिटक के अंदर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कीवर्ड के ऊपर ध्यान देना दोस्तों। विनय पिटक के अंदर लिखा हुआ है कि यहाँ पर रूल्स हुआ करते थे मंक्स और नन्स के लिए। ठीक है, अब देखो केव बना, या आप ऐसा कह लो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनी। बहुत सारे लोग जो अभी तक मेटेरियलिस्टिक लाइफ जो जिंदगी बिता रहे थे घर परिवार के साथ, वो सब कुछ छोड़कर अब मंक्स और नन्स बन गए। ठीक है, ये जैसे ऐसे लोग बन गए मंक्स, ऐसी औरतें लड़कियां बन गई नन्स। अब जब ये यहाँ पर आएंगे तो इनको सिखाना भी तो हमें पड़ेगा ना। तो मान लो कि पहले दिन इनको ये बोला गया कि आपको अपना जो ईगो है उसका त्याग करना है। अब ईगो का त्याग कैसे होगा, ये जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में आया एडमिशन लेने, ये है बहुत बड़े राजा का बेटा। ठीक है, और ये किसी नौकर का बेटा है। ठीक है, अब यहां पर ये दोनों आए हैं, ये किंग फैमिली से है, ये सर्वेंट फैमिली से है। अब ये जो राजा का बेटा है इसके अंदर ईगो है। ठीक है, हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन अब गौतम बुद्ध टेस्ट तो करते ही थे कि ईगो भाई टूटी, अंदर से कहीं टूटी, सच में यहाँ पर आए हो सब कुछ त्याग कर कर जीवन की सच्चाई को ढूंढने, या फिर गिव अप कर दोगे कुछ टाइम के बाद। तो इनको ये बोला गया कि भाई कटोरा लेकर जाओ और अपने खाने का इंतजाम आपको खुद करना है। अब राजा का बेटा ये बैठ के सोचेगा कि भाई मेरे पापा तो अभी तक मेरे लिए सारे इंतजाम कर देते थे। सर्वेंट के बेटे को कोई मन में ऐसा कोई मलाल ही नहीं है कि मेरे को शर्मिंदगी लगेगी घर घर जाकर मैं कैसे भिखारी बनकर, ठीक है, खाना मांगूं। उस टाइम पर इनको भिक्खु और भिक्खु नहीं कहते थे, वही आज के टर्म्स हैं मॉडर्न डे भिखारी और भिखारिन। ठीक है, तो ये तो बेसिकली लोग घर घर जाते थे और इनके कुछ रूल्स होते थे कि आपको एक्स्ट्रा नहीं खाना है, एक्स्ट्रा नहीं मांगना है, जितना मिले उसमें सेटिस्फाई रहना है। किसी दिन खाने का इंतज़ाम नहीं भी हो पाया तो आप जो है शेयरिंग करो आपस में, या फिर आप एक दिन जो है बिना अपनी भूख को शांत करे भी रहो। ये सारी चीज़ें जो है इनको करनी पड़ती थी। अब इससे होता क्या था, मतलब रूल्स तो बहुत सारे थे, मैं तो सिर्फ आपको एक रूल बता रहा हूँ। राजा का बेटा जब पहले दिन भिक्खू बनकर गया और सर्वेंट का बेटा गया, राजा के बेटे को थोड़ा सा बुरा लगा कि यार अभी तक मेरे लिए सारा इंतजाम हो जाता था, यार ये मैं कहाँ आ गया क्या नहीं आ गया। धीरे धीरे कर कर जो उसकी मेंटल पावर है, या फिर आप ऐसा कह लो जो उसकी विल पावर है, वो राइज करेगी राजा के बेटे की। ठीक है, क्योंकि इसका जो है ईगो जो है वो टूटेगा, और फिर ये सर्वेंट के साथ बैठकर खाना शेयरिंग करना, और ये फाइनली ये मानकर बैठ जाएगा कि जब मैंने त्याग कर रखा है तो मैं यहाँ पर संसार में किसी राजा रानी का बेटा नहीं हूँ, मैं यहाँ पर जीवन की सच्चाई को अपने अंदर से खोजने आया हूँ या खोजने आई हूँ, और मुझे जो मार्ग दिखा रहे हैं वो गौतम बुद्ध जी खुद दिखा रहे हैं। ठीक है, फिर जैसे आप नॉर्मल सी बात कर लो, इनका मॉर्निंग रूटीन रहता होगा कि कितने बजे उठना है। ठीक है, स्लीपिंग साइकिल रहती होगी कि इतने इतने बजे सो जाओ, कितने घंटे सोना है। उसके बाद आपने कुछ महीने तक गौतम बुद्ध से ट्रेनिंग ली, आपने उनके ज्ञान को लिया, फिर उन्होंने एक बेसिकली काइंड ऑफ आपको एक मिशन पर भेजा कि जाओ दुनिया के लोगों को ये ज्ञान जो है वो बताकर आओ, किसी पे हाथ मत उठाना। ठीक है, और अगर आपको बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वगैरह ज्वाइन नहीं करनी है, लोग नहीं करना चाहते, ज़बरदस्ती किसी को फोर्स मत करना, आपको भी नहीं करनी है, तो जस्ट फॉलो मिडल पाथ। आप घर परिवार में रहते हुए भी कैसे घर पर रहते हुए जो है ऐसे बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जो कि आपके अच्छे ह्यूमन बिहेवियर, अच्छे ह्यूमन कंडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और ये ज्ञान दूसरों को भी सिखाना। तो ऐसे ना जाने अनगिनत कितने रूल्स रहे होंगे मंक्स और नन्स के लिए। ये तो हम सिर्फ कुछ दो चार ही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। उन सारे रूल्स को जो कि मंक्स और नन्स के लिए होते थे, वो रूल्स लिखे गए विनय पिटक के टेक्स्ट में, विनय पिटक के ग्रंथ में। ठीक है, और जनरली ये मोनास्टिक रूल्स होते थे। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज और होती थी, इन रूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल होता था वो रूल होता था पतिमोक्ष का। ठीक है, पतिमोक्ष, इसको पतिमोक्ष भी आप कह सकते हो, या पतिमोक्षा भी आप इसको कह सकते हो। तो इट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ ट्रांसग्रेशंस अगेंस्ट मोनास्टिक डिसिप्लिन एंड अटोनमेंट फॉर दीज। अब इन अंग्रेजी शब्दों का मतलब क्या है, बेसिकली
कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रॉपर तरीके से जिनका जीवन में त्याग करना है, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए, फॉर एवर। और आपकी कौन कौन से बेसिकली, चाहे वो इंसान हो चाहे वो चीज़ें हों, आपको अटैचमेंट जो है वो किन किन चीज़ों से हैं, वो लिस्ट जो है जिन जिन चीज़ों से आप अटैच हो, उसका भी आपको प्रॉपर तरीके से त्याग जो है वो पूरा का पूरा करना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर मोनेस्ट्री में आ रहे हो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ना, ईगो टूटने वाली बात अभी मैंने बताई कि ये सोचेगा भाई मेरे पापा तो मुझे घोड़ा गाड़ी में घुमाते थे, हमारे घर के बाहर बहुत सारे घोड़े लग रखे थे, नौकर चाकरों की फौज थी, यहाँ पर आकर तो मुझे सब कुछ खुद ही करना है। ये थोड़े दिन जो है इसके माइंड को टफ बनाएंगी ये सब चीज़ें। सर्वेंट के बेटे को फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो मान लो कि एक देसी देसी बालक है बिल्कुल, कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई मुझे यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, दूसरों की चापलूसी कर कर भी मैं सब कुछ सीख चुका हूँ दुनिया की रियलिटी वगैरह। सर्वेंट के बेटे को तो ये लगेगा, लेकिन राजा के बेटे को थोड़ा सा ना दिमाग में असमंजस होगी इसके, ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेगा। लेकिन वही गौतम बुद्ध चाहते थे कि अगर आप जीवन की सच्चाई को देखने आए हो, ढूंढने आए हो, और वो भी अपने अंदर से, तो आपको हर चीज़ की अटैचमेंट जो है वो छोड़नी ही पड़ेगी। ठीक है, हर चीज़ का जो सुख है या फिर दुख की जो फीलिंग है, या कल को आप दोबारा जो है अपनी विल पावर को खोकर आप ये बोलो नहीं यार मेरी तो पत्नी बैठी है घर पे, बच्चे बैठे हैं घर पर, मेरे मम्मी पापा बूढ़े हो रहे हैं। तो अगर आप एक बार जीवन की सच्चाई की खोज में अगर आप निकले हो, तो वो ज्ञान उनको भी बताओ, और किसी के भी साथ किसी प्रकार का कोई अटैचमेंट मत रखो। स्पेशली यहाँ पर एक अटैचमेंट की जो बात होती थी, स्पेशली जिसके ऊपर गौतम बुद्ध ने जो फोकस करा है, वो है कि आपकी मेटेरियलिस्टिक मेंटेलिटी, कि चीज़ों को जोड़ने की जो एक मानसिकता होती है कि मेरे को ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ, उसके चक्कर में आप बहुत सारे लोगों का नुकसान कर सकते हो। ठीक है, ऐसा गौतम बुद्ध जी का कहना था, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट और प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग भी ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, लास्ट जो बुक जो कंपाइलेशन की फॉर्म में आई, वो थी अभिधम पिटक। अब अभिधम पिटक के अंदर एसेस देखो ना, मोनास्टिक ऑर्डर्स की बात थी, ना मोनास्टिक डिसिप्लिन की बात थी, ना यहाँ पर रूल्स जो थे मंक्स और नन्स की उसके बारे में कोई बात करी गई, ना ही यहाँ पर बुद्धा की जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी उसके बारे में कोई बात करी गई। तो अब सवाल ये उठता है कि वाई अभिधम पिटक, फिर ये जो कंपाइलेशन वर्क जो है वो लिखा ही क्यों गया? ये एक्चुअली दोस्तों लेटर वर्क था। अब लेटर वर्क कैसे, यानी कि आप इसको ऐसा कह सकते हो कि जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, जब आगे की बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई, और जो बुद्धिस्ट मंक्स और जो बुद्धिस्ट नन्स थे, जब उनकी जनरेशन चेंज हो गई, जैसे पहले तो थे फर्स्ट जनरेशन वाले लोग जिन्होंने गौतम बुद्ध को खुद सुना था, जैसे आनंद वगैरह जो उनके शिष्य थे, तो उन्होंने फिर आगे के मंक्स और नन्स को बताया होगा। लेकिन एक टाइम के बाद आनंद और जो डिसाइपल्स जो ओरिजिनल बुद्धा के साथ एसोसिएटेड थे, उनका भी तो देहांत हो गया होगा ना, उन्होंने भी तो अपने शरीर को छोड़ा होगा। तो उनके शरीर के छोड़ने के बाद जो अगले जनरेशन के मंक्स एंड नन्स बने, वो बेसिकली इस चीज़ में बहुत क्यूरियस थे कि बुद्धा की जो भी टीचिंग्स हैं, उन टीचिंग्स के थ्रू वो बुद्धा की साइकोलॉजी को समझना चाहते थे। तो बुद्धा की साइकोलॉजी को समझते हुए उन्होंने बुद्धा की साइकोलॉजीज पर, आप ऐसा कह सकते हो कि बड़ी सारी कमेंट्रीज जो हैं वो लिखी, और वही कमेंट्रीज की कंपाइलेशन बना आगे चलकर अभिधम पिटक। समझ गए? जैसे बड़े सारे मंक्स और नन्स हैं, वो गौतम बुद्ध के साथ जो मंक्स एंड नन्स एसोसिएटेड थे, उनके बाद की जनरेशन वो आई, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी जनरेशन, 200-300 साल बाद जाकर। ठीक है, तो उनका ये कहना था कि जैसा अभी हमें मंक्स और नन्स बताकर गए हैं जो बुद्धा के साथ एसोसिएटेड थे, गौतम बुद्ध ने तो अपने हाथों से कुछ लिखा नहीं था, ना ही उन्होंने अपनी आंखों के सामने कुछ लिखवाया था कि वो उसको क्रॉस चेक कर सके। बाद के मंक्स और नन्स ने जो चीज़ें लिखी, तो आगे के मंक्स और नन्स का ये मानना था कि हमें जो प्रीवियस जनरेशन के मंक्स और नन्स जो भी बताकर गए हैं गौतम बुद्ध के बारे में, वो शायद से आधी अधूरी बात कर कर गए। ये पर्टिकुलर बात जो गौतम बुद्ध ने अपने मन से कही, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि एक कोई बात गौतम बुद्ध ने अपने मन के अंदर से कही, तो उनका ये कहना था कि हमारे जो गुरु थे आनंद, वो हमें इसके बारे में लिटिल बिट इंफॉर्मेशन देकर गए हैं। इस चीज़ की इंटरप्रिटेशन है, एनालिसिस तो ये भी हो सकती है, बहुत सारी इंटरप्रिटेशन इसकी निकल सकती हैं अलग अलग कंटेक्स्ट में, अलग अलग वक्त और ज़माने के अनुसार। तो वो जो सुत पिटक की जो बातें थी, यानी कि बुद्धा की जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी, जिसका ज्ञान आगे के मंक्स और नन्स को मिला, उसके ऊपर
उनकी टीचिंग्स के ऊपर कमेंट्री जो लिखी गई बुद्धा की साइकोलॉजी को समझते हुए कि बुद्धा ये कहना चाह रहे थे, लेकिन मंक्स और नन्स ने ये इंटरप्रेट उनको कर लिया, लेकिन हम ये इंटरप्रिटेशन देते हैं बुद्धा की उस बात की जो हमें बताई गई है। ठीक है, तो ये अभिधम पिटक आपको किस फॉर्म में देखने को मिलती है? इसके अंदर बड़ी सारी बुद्धा की टीचिंग्स की जो लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी, समराइज वे में बुद्धा की टीचिंग्स आपको मिल जाएंगी, क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आंसर्स मिल जाएंगे। मतलब अभिधम पिटक की ग्रंथों के अंदर, किताबों के अंदर आपसे सवाल भी पूछ रखे हैं, जैसे राइटर आपसे बात कर रहा हो कि आप ऐसा बताओ, क्या ऐसा हो सकता है, क्या आप क्या सोचते हो उसके बारे में, आपके अकॉर्डिंग प्यार क्या है, आपके अकॉर्डिंग नफरत क्या है, आपके अकॉर्डिंग ईगो क्या है, ईगो को छोड़ना क्या, आपके अकॉर्डिंग अटैचमेंट क्या है, और बहुत सारी चीज़ों के आंसर भी जो हैं वो हमें मिलते हैं। अब गौतम बुद्ध के सुत पिटक जो ओरिजिनल टीचिंग्स है उससे ये चीज़ बोरो करी गई है, लेकिन गौतम बुद्ध हर चीज़ का आंसर जो देकर गए थे वो तो मंक्स की ही बताते हैं हमें, है ना। तो यहाँ पर जो है बुद्धा की साइकोलॉजी को जो गौतम बुद्ध ने सुत पिटक जिन्होंने लिखी ना, जिन मंक्स और नंस ने जो गौतम बुद्ध के साथ थे, वो उनका ये कहना था कि गौतम बुद्ध ने तो हमें ये बताया था आंसर इसका। तो अभिधम पिटक के अंदर जो भी राइटर्स थे जिन्होंने ये लिखा, वो मंक्स और नंस हमें ये बताते हैं कि बुद्धा के साथ एसोसिएटेड जो मंक्स और नंस थे उन्होंने सिर्फ एक एंगल से सुना बुद्धा की बात को, एक एंगल से समझा। हम बुद्धा की साइकोलॉजी को मल्टी डायमेंशनल वे में, मल्टी डायमेंशनल वे में जो है वो समझते हैं, और उसके लिए किताब लिखी गई थी अभिधम पिटक। तो ये था दोस्तों हमारा एक छोटा सा लेक्चर विद रिगार्ड टू दीज थ्री बास्केट, दीज थ्री पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, सारी बातें समझ में आई होंगी। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? मयूर, गौरव, प्राची, ठीक है। तो दोस्तों हमारा एक डेडिकेटेड ट्रू आईएएस एंड पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन दैट फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपकी कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करवाई जाएगी फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 4 तक, और प्रीलिम्स के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में मिलेंगे। 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी और सारी जो बुक्स होती हैं स्टैंडर्ड बुक्स, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो, स्पेक्ट्रम हो, पूनम दलाल दहिया हो, पीएमएफ एनवायरनमेंट हो, सबकी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन जो आपको मिलेगी, और अनलिमिटेड टाइम आप वीडियो रिकॉर्डिंग्स को एक्सेस कर सकते हो और लाइव क्लासेस में भी आ सकते हो गूगल मीट पर मेरे साथ। इसके अलावा वी हैव 4 ऑप्शनल कोर्सेज ऑल्सो अवेलेबल। लॉ, जिसको प्राची मौर्य मैम कवर करवाती है, पीएसआईआर, हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी, जिसको मैं कवर करवाता हूँ। और इन डिस्कशंस की पीडीएफ अगर आपको अवेल करनी है तो ये है क्यूआर कोड, किसी भी यूपीआई ऐप से आप इसको स्कैन कीजिए। फॉर वन पर्टिकुलर चैप्टर यू नीड टू पे 21 रुपीज़। पेमेंट होते ही स्क्रीनशॉट इसका इस नंबर पर आप टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर भेज सकते हो, और हमारी टीम आपको पीपीटी जो है वो सेंड कर देगी। कोर्स के बारे में कोई भी डिटेल आपको जाननी हो या कोई भी आपका डाउट हो प्रिपरेशन से रिलेटेड, या प्रिपरेशन में कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो, तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पर मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, और मजेदार डिस्कशन हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।